अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम मोहम्मद फैसल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडर्न इरा के बहुत ही मशहूर पोइट शिमस हिनी की। आज हम बात करेंगे शिमस हिनी की एक बहुत ही मशहूर नज़म द अ कांस्टेबल कॉल। दोस्तों, अ कांस्टेबल कॉल ये जो पोइम है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी शामिल है और इस पोइम से रिलेटेड पंजाब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन भी आते हैं। तो अल-मुख्तसर मैं आप लोगों को शिमस हिनी के मतलब सबसे पहले बताता हूँ। शिमस हिनी का पूरा नाम शिमस जस्टन हिनी है, जो 13 अप्रैल 1939 को पैदा हुआ और 30 अगस्त 2013 को वफात पाई। शिमस हिनी एक आयरिश शायर है, ड्रामा निगार है और मुतरजम था। उन्हें 1995 में अदब का नोबेल इनाम मिला। इनकी मशहूर तसनीफ कामों में मौत का एक कुदरती माहिर शामिल है, जो इसका पहला बड़ा अशात शुदा हुजम है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को शिमस हिनी की अब पोइम से कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट बताता हूं। कांस्टेबल कॉल 6 हिस्सों की सीरीज में दूसरे नंबर पर है, जिसे सिंगिंग स्कूल कहा जाता है। यह इस वर्ष की कामिल मिसाल है जिसने हिनी को अपने आबाई शहर आयरलैंड और फिर पूरी दुनिया में इस कदर मकबूल कर दिया। इस पोइट्री में सिंपल डिक्शन और किसी सिंटैक्टिक स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए इसको एक बहुत ही आसान कहानी बयान करता है, जिसे तमाम कारीन को समझने के काबिल बनाता है। इसकी पोइट्री में खौफ, जबर और आम लोगों के रोजमर्रा के खदशात के मौज़ूआत पर तवज्जो दी गई है, जबकि बयान करने वाला किसी भी शख्स के जरिए वजाहत के साथ एक मूड भी तैयार किया गया है। अ कांस्टेबल कॉल शिमस हिनी की एक 9 स्टैंजों वाली नज़म है, जो 4 सत्रों के क्वाट्रेन स्टैंजा में है। ये क्वाट्रेन मखसूस शायरी स्कीम या मैट्रिक पैटर्न पर अमल नहीं करते। ये लाइनें लंबाई में एक जैसी हैं। 4 से लेकर 9 तक हर एक लाइन में सिलेबल शामिल है। हिनी कांस्टेबल कॉल में कई पोइट्री टेक्निक का इस्तेमाल भी करता है। इनमें एलिट्रेशन, अलियन और इंजैबमेंट शामिल है। पहला तखसीस उस वक्त होता है जब अल्फाज के बाद यके बाद दिगरे इस्तेमाल होते हैं या कम से कम एक साथ करीब दिखाई देते हैं और इसी लाइन से शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर स्टैंजा 3 में जो मुख्तलिफ अलिट्रेशन जैसे स्लाइटली स्वीटिंग जो वर्ड इस्तेमाल करता है उसमें एस की अलिट्रेशन है और 5th में बटन, ब्रेड और बट बी की अलिट्रेशन है। तो दोस्तों, अब हम इसकी दूसरी जो टेक्निक है अलियन, उससे रिलेटेड बात करते हैं। अलियन एक तासरात है जिसका मकसद बराह रास्त बयान किए बगैर किसी को जहन के लिए मखसूस समझना है। पहली मर्तबा इसको शायरी में जो शिमस हिनी ने इस्तेमाल किया, डायनामो को किक बैक करार देते हुए खतरे का एक इशारा दिया गया है। यह बंदूक की कार्रवाई का अलियन है और मजाज को मुतजस्सस से पेशनगोई की तरफ बदल देता है। एक और अहम तकनीक जो आमतौर पर शायरी में इस्तेमाल हुई है वो इंजैबमेंट है। ये उस वक्त होता है जब किसी लाइन के कुदरती रुकने वाले नुक्ता से पहले काट दिया जाए। इंजैबमेंट एक कारी को तेजी से अगली लाइन पर ले जाता है और अगली जल्दी से किसी जुमले या जुमले को आराम से हल करने के लिए किसी को आगे बढ़ना होता है। यहाँ पूरी तरह के एक कांस्टेबल कॉल की मिसालों में पहले की 2 और 3 लाइनों के दरमियान और तीसरे में 1 और 2 के दरमियान ट्रांजिशन में शामिल है। तो दोस्तों, शिमस हिनी की शायरी में खौफ और मौत के इलामात आम ख्यालात के तौर पर पेश करते हैं। अ कांस्टेबल कॉल इस अजीम शायरी की दूसरी नज़मों से मुख्तलिफ नहीं है। शिमस हिनी के दिगर नज़मों की तरह यह नज़म भी शिमस हिनी की इमेजिनेशन पावर से मुतल्लिक है और वो जो महसूस करता है कि इसके अल्फाज की शक्ल में अपने उन अल्फाज को बयान करता है। इस सिलसिले में कोई भी हिनी को पीछे नहीं छोड़ सकता। आयरिश की शायरी आयरिशीन की तारीख बयान करने के लिए मशहूर है। अ कांस्टेबल कॉल आयरिश के बच्चों के जहनों पर मरकूज है, जिनको इख्तियारात के हवाले से इनके दिलो दिमाग में खूब पाया जाता है। आयरिश पोएट्री में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के माबेन कशमकश इसकी सबसे बड़ी वजह है। बिलाशुबा ये नज़म बचपन में ही शायरी के शऊर का एक वाकया है। इस नज़म से यह जाहिर होता है कि शिमस हिनी अपने बचपन में ही ज्यादा सेंसिटिव पोएट था। पुलिस
पुलिस वालों के बारे में इसके जहन में खौफ था। अपने वालिद की तरह सीमस हेनी भी कैथोलिक था और कैथोलिक पुलिस में शामिल ना होते थे। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के खिलाफ कितनी नफरत रखते थे ये इस नजर में देखा जा सकता है। एक कांस्टेबल कॉल सीमस हेनी के वालिद के फार्म में पुलिस एहलकार का दौरा है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम सीमस हेनी की अ कांस्टेबल कॉल का पहला स्टैंजा। सीमस हेनी कहता है, हिज बाइसाइकिल स्टूड एट द विंडो सिल। His bicycle stood at the window sill, the rubbered cowl of a mud splasher skirting the front mudguard, its fat black handle grip। दोस्तों नज़म साइकिल की वजाहत से शुरू होती है। साइकिल खिड़की के दिहली पर खड़ा हुआ है जो साफ है। जब वो साइकिल की मोटी ब्लैक हैंड लैम्प देखता है तो बच्चा खौफजदा हो जाता है। ये कैथोलिक पुलिस वालों के खिलाफ नफरत की सिंबल है। बच्चा डेफिनेटली यकीनन हेनी है और वो साइकिल के हैंडल पर निगाह डालता है तो वो इसके इमेजिनेशन में जिंदा और बेवकूफ खौफनाक हो जाते हैं। मुख्तसर ये कि लोग पुलिस के हाथों महफूज होने के बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ को महसूस करते हैं। तो दोस्तों हम दूसरे स्टैंजे की तरफ जाते हैं। दूसरे स्टैंजे में हेनी कहता है, spud hitting in the spud, cook back of the dynamo gleaming end, the pedal treads having relieved of the boot of the law। नज़म का दूसरा स्टैंजा सिंबल से भरा हुआ है। पहली अहम सिंबल बारूद की तेज रफ्तार से मुंसलिक है। पुरानी साइकिलों में बैटरियों के बजाय ये डायनमो इस्तेमाल होता थी। ये जो चीज होती है जब ये शोर पैदा करता है तो लड़का खौफजदा हो जाता है। इसका ख्याल है पुलिस एहलकार तशद्दुद और लोगों को धमकाने की नीयत से आया है। पैडल से फारिग होना ऐसा लगता है कि पुलिस वाला भारी है। दूसरी सिंबल जो वाज़े है कानून का बूट है। यह आयरिश लोगों के जहनों में अदम तहफ़्फ़ुज़ और अहदेदारों के खौफ की सिंबल है। शायद बच्चा सोच रहा था कि कानून इसके खिलाफ है और ये अपने हम वतनों के हक में यानी ये जो कानून है अपने हम वतनों के हक में नहीं है। तो दोस्तों हम सीमस हेनी के तीसरे स्टैंजा की तरफ आते हैं। His cap was upside down on the floor next his chair. The line of its pressure ran like a bevel in his slightly sweating hair। तीसरा स्टैंजा इंकशाफ करता है कि ये ना सिर्फ बच्चा है जो पुलिस एहलकार की आमद से खौफजदा है, लेकिन सब नाखुशगवार हैं और ये दौर इन सब के लिए आरामदेह नहीं। पुलिस एहलकारों के साथ हेनी के वालिद के साथ बर्ताव करना भी नामहरम है और वो इसे नापसंद भी करता है। शायद आगे चलकर बच्चों के साथ साथ लोगों की हालत को बयान करने के लिए ये शेर शायद हैवी रिकॉर्ड किताब की वजाहत करता है जो पुलिस एहलकार के कब्जे में है। इसकी आमद के साथ ही खौफनाक सूरत हाल की भी निशानदेही होती है। तो दोस्तों अब हम चौथे स्टैंजे की तरफ जाते हैं। He had unstrapped the heavy ledger and my father was making tillage return in acres, roads and perches। फोर्थ स्टैंजा के में हेनी से कम आता है और हेनी के पॉइंट ऑफ व्यू एक छोटे लड़के के मुअस्सर जहन से कुछ ज्यादा है क्योंकि इसे इसके वालिद के दबाव का सामना करना पड़ा है। पुलिस एहलकार अपने वालिद की जांच पड़ताल करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इसने अपनी जमीन की पैदावार पर तमाम मुनासिब टैक्स अदा किए हैं और जो टैक्स अदा किए हैं उसे एकड़ कहा जाता है। इसका खिताब काश्तकारी की वापसी है और इसको रोड और मकानात और एकड़ वगैरह को इसमें शामिल किया गया है। पांचवा जो स्टैंजा है उसमें वो कहता है Fear and arithmetic, I start staring at the polished holsters with the bread cope leaped into the revolver butt। अब कांस्टेबल कॉल के पांचवें स्टैंजा की पहली लाइन उस वक्त तक मुख्तसर है और उस वक्त तक वालिद के साथ हर एक चीज से वाबस्ता है। वो खौफजदा होता है कि इसे पता चल जाए कि दर हकीकत वो अपनी पैदावार के कुछ हिस्सों को छुपा रहा है।
पुलिस एहलकार को राजी करने की कोशिश करने पर रियाजी और खौफ का आपस में बाहम मुबाशरत है। नौजवान स्पीकर पुलिस वाले के रिवॉल्वर के पॉलिश होल्स्टर के आवाज से फंस गया है। वो भी इस लम्हे के तनाव को महसूस करता है और जानता है कि इसके कुंबे को खतरा लाहक है। आगे वो अपने 5वें स्टैंजा में कहता है, एनी अदर रूट क्रॉप्स एनीथिंग लाइक दैट मैरोस्ट्रम मैनकोल्ड्स बट वाज नॉट अ लाइन नो ऑफ ट्रम्स वेयर द सीड रेन आउट। अब कांस्टेबल काल की अगली सत्रों में पुलिस एहलकार और वालिद के माबेन गुफ्तगू का थोड़ा हिस्सा शामिल है। वो तजवीज करता है कि शायद बाप अपनी कुछ फसलें गिनना भूल गया था। बाप ने जवाब दिया, नहीं। हेनी जानता है कि यह मुकम्मल तौर पर सच नहीं है, क्योंकि वो एक लाइन ऑफ टर्निप्स जो शलजम है वो था जहां पर बीज खत्म हुए थे, और वो शायद या कोई आलू के खेत थे। तो दोस्तों हम सेमुस हेनी के अगले स्टैंजा पर जाते हैं। अगले स्टैंजा में वो अपने पोटैटोस का जिक्र करते हुए कहता है, इन द पोटैटो फील्ड आई अज्यूम स्मॉल गिल्स एंड सैड imagining the black hole in the barrels he stood up shifted the button case। तो वो जो आलूओं के खेत में उसका खौफ बढ़ता है, क्योंकि वो जानता है कि मालूमात का ये टुकड़ा दरियाफ्त होने के बिल्कुल करीब है। इस लम्हे में वो अपने वालिद का कसूरवार ठहराता है। नौजवान हेनी बदतरीन सोचने लगता है। वो बैरकों में ब्लैक होल का तस्वर करता है जहां उसके वालिद या खुद हेनी भी खत्म हो सकते हैं। पुलिस एहलकार वालिद के जवाबात से मुतमिन हो जाता है और वो चौथी लाइन में खड़ा हो जाता है। वो हेनी ने लाठी का मामला शिफ्ट करते ही लाइन को दुरुस्त बना देता है। ये एक आखिरी बार इस खतरे की तरफ इशारा करता है कि इन पर खतरात की बारिश भी हो सकती है। आइए अब हम 6 स्टैंजा की तरफ चलते हैं। फर्दर राउंड ऑन हिज बेल्ट क्लोज द डूम्सडे बुक fitted his cap back with 2 hands and looked at me as he said goodbye। अब कांस्टेबल काल के आखिरी 2 मराहल में पुलिस एहलकार को अपनी बेल्ट, कताब और टोपी की तंजीम नौ की और हेनी को अलविदा दिखाया गया है। पुलिस एहलकार जिस एजाज को देख रहा था, इसको गुंबद की किताब के तौर पर बयान किया गया है। ये वस्त में इंग्लैंड के अजीम सर्वे के एक मखतूत का हवाला है। ये फैसला करने के लिए इकट्ठा किया गया था कि किंग एडवर्ड कन्फेसर के तहत रहने वाले के जरिए किस तरह टैक्स रिसीव कर रहा है और कौन कौन टैक्स देहिंदा है। लफ्ज गुंबद जो डूम्सडे इस्तेमाल हुआ है वो क़यामत के दिन का अंग्रेजी वर्जन है। आइए अब हम इसके नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ जाते हैं। A shadow moved in the window. He was snapping the carrier spring over the ledger. His boot pushed off and the bicycle ticked, ticked, ticked। अब कांस्टेबल काल की आखिरी मर्तबा कालीन को वापस और मोटरसाइकिल पर ले जाती है, जिसने पूरी दास्तान बयान की है। पुलिस वाला वापस चला गया है, कैरियर स्प्रिंग उठाता है और ओवर लेजर उसके ऊपर रख देता है। हेनी आखिरी लाइनों में अलिट्रेशन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि साइकिल के तर्जमान फासले पर टक लगाए बैठा हुआ है। हेनी अपनी आखिरी लाइनों में अलिट्रेशन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि मोटरसाइकिल के तर्जमानी फासले पर टिक लगाते हैं। राहत सिर्फ आर्जी है, क्योंकि ये यकीन है कि अगले साल इस आदमी की दोबारा वापसी होगी। दर हकीकत ये नज़म आयरिश माशरे की तफसील है, जो एक कशीदा माहौल में रह रहा था। पुलिस एहलकार की आमद से अथॉरिटी के खिलाफ लोगों में नफरत बढ़ जाती है, जो बिल आखिर शुमाली आयरलैंड में बेचैनी का बायस बनता है। एक कांस्टेबल काल में रियाजी का खौफ, तशद्दुद, अदम एतमाद, बेख्तियारी, इख्तियार से खौफ, मुस्तंद लोगों की गिर्द कानून की गर्दश, तनाज़ा और खतरे के मौज़ूआत शामिल हैं। शायर का लहजा कौल से बदल जाता है। कभी ये खौफजदा हो जाता है तो कभी ये खौफजदा दिखाई देता है। कभी गैर दोस्ताना होता है और कहीं ये रस्मी होता है, जबकि ज्यादातर ये अजीबो गरीब होता है। जहां तक के इमेजिनेशन का ताल्लुक है, नज़म मुकम्मल तौर पर तखयलाती इमेजिनेशन पर मुबनी है, लेकिन मंजर कशी हकीकी और हकीकत पसंदाना है।
शायर की तस्वीर कशी में कुछ नकश ये हैं, जैसे बाइसाइकिल, वेदर, फार्म, कॉप्स, फील्ड, सूरज की रोशनी वगैरह की जो तफसील है वो बुनियादी तौर पर प्रेस से मुतल्लक है। शायरी के सिलसिले में शायरी का बाकायदा कोई नमूना नहीं है, लेकिन नज़म में दाखिली शायरी और ओनोमेटोपिया पाया जाता है। मुख्तसरन शेमस हेनी ने मुस्तंद दहशतगर्दी के तहत आयरिश लोगों की अफसरदा जिंदगी की पीछे हकीकत को जाहिर करने का अपना हदफ कामयाबी के साथ हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस पोएम में जो इसकी मेन थीम थी, उन थीम के लिहाज से। अ कांस्टेबल कॉल हेनी की शायरी में 3 अहम मौज़ूआत को यकजा करती है। अव्वल तो ये खुदनोश स्वाने नज़म है, जिसे ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री भी कहते हैं, जो खुदाई और फितरत पसंद की मौत है जैसे नज़मों को जोड़ती है। दोम, ये एक ऐसी नज़म है जो एपिफेनी के एक एक लम्हात को बातचीत करती है। शदीद ताकतवर और शद्दो बसीरत का तजर्बा है, जो सूरज की रोशनी, बीजों के कटर जैसी नज़मों में पाया जाता है। आखिर में ये वो नज़म है जो सियासी और सकाफती तनाज़ात से मरबूत है, जो हेनी के बचपन में शुमाली आयरलैंड में मौजूद थी और आज भी शुमाली आयरलैंड में कुछ हद तक मौजूद है। इन ख्यालात के साथ मुंसलिक दिग्गर अशार काफी हद तक वसी हैं। दूसरी तरफ से लेकर बोगलैंड और एक्ट ऑफ यूनियन इसमें शामिल है। अब दूसरी थीम है कि व्हाट इज हैपन इन द पोएम, सो देयर इज समथिंग हैपन इन द पोएम। तो इस नज़म में एक मामूल की बात की गई है। शायद सालाना काउंटी डेयरी में एक मुकामी ओहदेदार जो हेनी के फार्म की फसलों और असासों की जांच और रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये टैक्स के मकासद के लिए किया गया हो। इसे अल्स्टर में बरतानवी और मज़ाहिरीन इंतजामिया हेनी के अहल खामना पर दुरुस्त टैक्स वसूल कर सकेगी। नौजवान हेनी शायद 10 साल की उम्र में अपने रोमन कैथोलिक बाप को एक प्रोटेस्टेंट पुलिस कांस्टेबल ने पूछगिछ की है। हेनी की आंख अपनी साइकिल, टोपी, लेजर्स पर मरकूज है, जिसमें अदाद शुमार रिकॉर्ड किए गए हैं और आखिरकार रिवॉल्वर और होल्स्टर्स हैं। इसके बाद नज़म में कांस्टेबल और हेनी के उनसे जज्बात और दाखिली रद्द-ए-अमल के जरिए पूछगिछ दिखाई गई है और आखिरी सवाल रिकॉर्ड किए गए हैं। आखिरकार नज़म का जो कांस्टेबल है जाने से पहले उसकी तफसील पर वापस आ गई है। तो ये नज़म एक और इसकी जो तीसरी थीम है वो है किसी चाइल्ड की ऑटोबायोग्राफी। इस नज़म में हेनी के बचपन में पेश आने वाले एक वाक़े की याद ताज़ा है। ये अपने वालिद के साथ खानदानी घर में होता है। शेमस हेनी नज़म में एक मामूली गैर फैल शख्सियत है जिसने मरकजी कार्रवाई का मुशाहदा किया है और इसकी तफसीलात बयान की है। यह सबसे पहले शख्सी दास्तानी आवाज़ी के साथ लिखा गया है, जो हमें हेनी की बात बताती है और ये माजी के ज़माने में लिखा गया था। एक बार फिर हेनी किसी बज़ाहिर मामूली वाक़े पर तवज्जो मरकूज करती है, लेकिन इससे हम और बहुत से मौज़ूआत से ये हट जाती है। ताहम नज़र इन चीज़ों का इसमें हमें गलबा दिखाई देता है जो हेनी ने मुशाहदा किया है। उन्होंने कहा है कि पैरोकार की तरह ताकत और अथॉरिटी के सहारे पर मरकूज है। ताहम कांस्टेबल काल में ताकत और अथॉरिटी कांस्टेबल के पास मौजूद है। वो बाप नहीं जिसका कांस्टेबल के बारे में सिर्फ जवाब ज़ाइद यानी नहीं है। तो इसका चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एपिफेनी है। हेनी ने नज़म के मौजू को वाक़तन नुमाया कर दिया है, एक ऐसा काम किया है जिससे वो करता है कांस्टेबल के मुंतखब और मुफस्सल इंस्क्रिप्शंस, तफसील और इसकी ताकत की सिंबल्स और कुछ एग्जाम्पल के तौर पर इसके दबाव की लकीर एक बैलून की तरह भागती है। इसके कदरे पसीने वाले बाल और इस लाइन में एक बहुत ही मखसूस तफसील दिखाई गई है जो शायद किसी बच्चे को ही महसूस होगी। कांस्टेबल को पसीना आना यानी दोपहर की गर्मी की निशानदेही कर सकता है, लेकिन तनाव पैदा करने में भी मदद करता है। हेनी ने नज़म कांस्टेबल काल में बूट
कोकट डायनमो और इस लाइन के जरिए तनाव को जन्म देने में मदद करने वाली कशीदगी को जन्म दिया है। मैथ, फेयर्स ये सब बहुत इफेक्टिव रखते हैं। मुझे लगता है कि ताकत की इन सिंबल का जिक्र भी आरामदेह और पुरसकून तरीके से होता है और वो अक्सर रोशनी से वाबस्ता है। मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी में हरारत, डायनमो ग्लैमिंग और बालिश होल्स्टर्स की एस्पेक्ट वगैरह। जो इसकी सबसे मेन और इंपॉर्टेंट थीम है वो पॉलिटिकल और सकाफत से रिलेटेड है, यानी उसके कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड है। सियासी और सकाफती कशमकश का आगाज नज़म के आगाज में ही हेनी की रवायती आवाज के साथ हुआ है, जिसमें कांस्टेबल की मौजूदगी पर तवज्जो दी गई थी। कांस्टेबल की अशिया के बारे में हेनी की तफसीली वजाहत ने इसके अजीबोगरीब कैफियत को जन्म दिया है। इस खानदानी घर में इसके बारे में जगह से बाहर और गैर मुतवक्का चीजें पाई जाती है। ताहम इस वक्त अल्स्टर में कांस्टेबल को एक सिंबल और कुछ पावर और सॉवरेनिटी के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखा जा सकता है और इस नजर में हमें खानदान की उस पावर के रिएक्शन को जज्बी तौर पर हेनी के वालिद के झूठ में भी दिखाई देता है। लेकिन मैथ और फियर्स भी इसका एक बेसिक एलिमेंट है। और हम देखते हैं कि कुछ दबे हुए जो फिजिकल वायलेंस है इस नज़म की एक और अहमियत रखती है जो इसकी खुसूसियात को बयान करती है। यह पूरी नज़म में मौजूदगी या अमकान के तौर पर मौजूद है, यानी जब हम 7वें सेंटेंस में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि रिवॉल्वर और पॉलिश होल्स्टर के साथ लाठी केस के हवाले से भी वाज़ेह है। नौजवान हेनी ने बंदूक की तरफ से घूर मारने में मदद नहीं कर सकता, यानी हमें बच्चे का इस्तेकाब, ताहम जमहूरिया तशद्दुद के बारे में भी कम और बराह रास्त हवालाजात इसमें मौजूद है। और इसमें एक और जो अलियन दिखाया गया है वो बैरक पर हमला है, जिसका जिक्र आखिरी लाइन में किया जाता है और हमें दिखाई देता है कि जब वो बैरक में मौजूद ब्लैक होल को इमेजिन करता है तो उसकी आखिरी आवाज साइकिल की उस टिक 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 की तरह है और वो किसी टाइम बम के टिक टिक की तरह भी हो सकती है। तो दोस्तों आज हमने क्रिटिकल एनालाइज किया, मेन थीम्स देखी और उसका तर्जमा किया और एक हमने उसकी एप्रिसिएशंस की शीमत सिनी की जो। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इस पूरी पॉइंट का क्रिटिकल एनालिसिस समझ में आ चुका होगा। अगर आपने हमारा चैनल लेक्चर हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।